हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुबह देखा ही होगा कि हिंदी का जो आज लेवल था वो बहुत अच्छा आया है और यही जो लेवल है आपको आज जीएस में भी देखने को मिलेगा। ये लेवल अच्छा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें उन्होंने सब कुछ वो पूछा जो हमारे सिलेबस में है। जीएस में भी देखो लेवल एक ऐसा होता है, देखो एक लेवल होता है ग्रुप डी का, एक लेवल है ग्रुप सी का। तो जो हम लोग कल कर रहे थे, मैंने पहले भी कहा था कि देखो वो मैं ग्रुप डी वालों को सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। तो वहाँ पे वो जो लेवल था वो ग्रुप डी का था। अब आज जो लेवल है ये बहुत अच्छा है, ये ग्रुप सी के लिए आप बिल्कुल और स्टेनो के लिए ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। ठीक है, चलिए तो देखेंगे 51 नंबर से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, विश्व में कौन सा देश चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चिली, चीन, मैक्सिको या पेरू? तो अगर चांदी के तौर पे देखेंगे कि सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो मैक्सिको हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर शुद्धता के लिए हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? रेशम उत्पाद, खाद्य पदार्थ, स्वर्ण आभूषण, पर्यावरण मित्र उत्पाद। तो हॉलमार्क जो है ये एक निशान होता है जो कहाँ देखने को मिलता है, जो कि हमेशा स्वर्ण आभूषण यानी कि जो सोने की चीजें होती हैं इन पे ये लग के आता है। इसका मतलब होता है कि ये सही है, अच्छा है। फिर लिखा हुआ है 63 नंबर की महानदी कहां से निकलती है? रायपुर, पटना, उज्जैन और देहरादून। तो महानदी की अगर बात करेंगे तो ये कहां से हो जाएगी? तो ये रायपुर यानी कि जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, ये उसी के बिल्कुल पड़ोस से निकलती है। ठीक है, एक धमतरी जनपद है, वहां से ये निकलती है। पर्वत श्रेणी है, ऐसा तो है नहीं कि वो अपने आप जमीन से फट पड़ेगी, पर्वत श्रेणी है, वहीं से निकलती है। चलिए फिर 54 नंबर देखेंगे भाई। 54 नंबर में क्या हो जाएगा? इंडिया विंस फ्रीडम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्या इंडिया विंस फ्रीडम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये किस पुस्तक जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद की थी। ये आज़ादी के बाद पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, ये नेहरू के कैबिनेट में 1947 से लेकर 1958 तक शिक्षा मंत्री के रूप में रहे हैं। ये पूछा जाता है आज़ादी के बाद पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद उनके शिक्षा मंत्री थे पहले। जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? 324, 346, 248 या 251? अगर हम लोग जनगणना की बात करेंगे तो ये भारतीय संविधान के 246 अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, इसके अंतर्गत जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय बताया गया है। 7वीं अनुसूची के क्रमांक जो है वो 69 में सूचीबद्ध है। 324 में क्या है? अनुच्छेद 324 में भाई क्या है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, तो एक बार भाई कमेंट जरूर कीजिए कि अनुच्छेद 324 में क्या है। बहुत बार पढ़ाया जा चुका है, तो जल्दी से भाई कमेंट जरूर कीजिए। जब जब ये टॉपिक आया है मैंने आपको इसके बारे में बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रेडियो तरंगे पृथ्वी पर किस मंडल से वापस परिवर्तित होती हैं? रेडियो तरंगे ये पूछा जा रहा है किस मंडल से, तो मंडल आपको पता है टोटल हमारे पास कितने मंडल होते हैं? 5 मंडल होते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये 5 मंडल होते हैं। इसमें से इनके 4 दे रखे हैं। इन्होंने पूछा है कि पृथ्वी पर जो रेडियो तरंगे हैं किस मंडल से वापस परिवर्तित होकर वापस आ जाती हैं। ठीक है, तो किस में आ जाती हैं? तो ये आयन मंडल होता है। आयन मंडल की जो ऊंचाई होती है, ठीक है, वो 85 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक होती है। और इसी में जो है चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। क्या होता है? इसी में चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। चलिए फिर आगे देखेंगे 57 नंबर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बहुत सरल क्वेश्चन है भाई। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, पीने के पानी की व्यवस्था से, दुग्ध उत्पादन से, या इनमें से कोई नहीं? ये चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ाई जा चुकी हैं। हम ये मतलब ऑपरेशंस वगैरह हैं, ठीक है, और जो चीज़ें हैं ये हम पढ़ा चुके हैं। अगर जिनको नहीं पढ़ रखी हैं, जिनको अभी तक नहीं इसके बारे में पता है, तो दोस्त बिल्कुल भाई मुझे कमेंट कर लीजिएगा। मैं आपको दोबारा से ये दोबारा से वीडियो दे दूंगा, या आप जाके वीडियो में देख लेना जहाँ पे मैं बताऊँ। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। किससे है? दूध उत्पादन से। कीर्तन नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कौन सा? कीर्तन नृत्य। तो पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात या असम? तो जो कीर्तन नृत्य है वो हमारा पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। बाकी कर्नाटक का कौन सा है? तो यक्षगान हो जाता है। गुजरात का तो डांडिया, असम का तो गरबा हो जाता है ना। हाँ, और बिहू कहाँ का? असम का तो बिहू और बगुरुम्बा हो जाता है।
ठीक है। गुजरात का हो जाता है डांडिया और गरबा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जा चुका है कि अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उनके जो प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अर्जुन पुरस्कार तो ये खेल कूद से संबंधित हो जाएगा, खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लियो टॉलस्टॉय या तस्लीमा नसरीन। ठीक है। ये किताब बहुत पुरानी है तो इसलिए आप पुराने वाले लोगों पे ही जाइएगा। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू की किताब है। किसकी किताब है? जवाहरलाल नेहरू की किताब है। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो कि 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक। और ये जो आपको जो अर्जुन पुरस्कार नहीं, हाँ जवाहरलाल नेहरू हैं और इसके लिए आपको ये 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। ये पहले पूछा जाता था लेकिन अब एक और प्रधानमंत्री हो गए हैं जो 3 बार रह चुके हैं। तीसरी बार अभी प्रधानमंत्री बने हैं वो नरेंद्र मोदी। तो 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले एक ही कहा जाए तो प्रधानमंत्री थे पहले, अब 2 लोग हो गए हैं। ठीक है। चलिए 61 नंबर, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल। 61 नंबर, तो क्या बताया गया जो निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? तो अर्ध ऐतिहासिक काल में पढ़नी चाहिए बिल्कुल भैया, फिर यही आंसर सही भी होगा। देखो अर्ध ऐतिहासिक काल खंड होता क्या है, इसमें लिपि के जो है साक्ष्य तो होते हैं किंतु वो पढ़े नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वो पढ़े जाने के योग्य नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इस समय तो आपको पता है एक महिला है। मुख्यमंत्री कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट करना, बाकी मैं आपको राज्यपाल बता देता हूं। और कल हम लोगों ने जो करंट का वीडियो दिया था वहां पे आपको ये बताया भी था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है। लेकिन आप लोगों ने क्या था कि जब कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, आप लोगों ने उसके बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं किया। मैंने पूछा भी था, बताओ आप लोग जब इतनी बहुत मामूली सी चीज़ें जो हैं वो भी अगर कमेंट नहीं करोगे तो फिर यार बताओ कैसे काम चलेगा। भाई आपको मैंने इसीलिए पूछा कि जो कमेंट है करो, आप लोगों को उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे मेरे वहाँ पे पूछते रहने से। चलिए आनंदीबेन पटेल हैं मुख्यमंत्री, आप लोग मुझे कमेंट करना। प्रसिद्ध इंपीरियल पैलेस कहाँ स्थित है? सिडनी, मॉस्को, पेरिस, टोक्यो। कौन सा प्रसिद्ध इंपीरियल पैलेस कहाँ है? तो जो इंपीरियल पैलेस है ये जापान की जो राजधानी है टोक्यो, ये उसी में स्थित है। एक सम्राट जो है उन्हीं का जो निवास स्थान है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जापान का एक शहर है टोक्यो, ये वहीं पर उनका एक निवास स्थान है। ठीक है, चलिए उनके सम्राट का। होंडुरास की मुद्रा क्या है? देख रहे हो भाई, लेवल बढ़िया है। चलो होंडुरास की मुद्रा क्या है? फोरिंट, क्वेटजाल, क्रोन, लिम्पिरा। तो क्या हो जाएगी? तो लिम्पिरा हो जाएगी। होंडुरास की मुद्रा क्या हो जाएगी? लिम्पिरा हो जाएगी। ये एक मध्य अमेरिका का जो है देश है, मध्य अमेरिका में स्थित है। इसकी राजधानी जो है टेगुसिगल्पा है। क्या है? टेगुसिगल्पा है। 65 नंबर देखिए भाई क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है होंडुरास की मुद्रा तो अच्छा हो चुका था। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? किसका नियम? ग्रहों की गति का जो नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या कोपरनिकस। तो अगर ग्रहों की गति की हम लोग बात करेंगे तो ये भी क्वेश्चन बहुत पहले पढ़ाया जा चुका है, बहुत खूब पढ़ा है। किसने किया था? केपलर ने किया था। केपलर ने ही पहली बार सबसे पहले बताया था कि जो है ग्रह जो है वो गति करते हैं सूर्य के चारों ओर। ये जर्मनी के खगोलविद और गणितज्ञ थे। फिर मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है। किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, फ्रक्टोज और माल्टोज। तो जो ग्लूकोज होता है मानव शरीर में वो किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में ये इकट्ठा होता जाके है। और जो ग्लूकोज होता है इसका फार्मूला मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। कहां लिखूं, थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, यहां लिख देता हूं। C6H12 और O6 ये होता है। ठीक है, ये है फार्मूला उसका ग्लूकोज का। चलिए 67 नंबर,
सबसे बड़ी कोशिका है किसकी? तंत्रिका कोशिका, डिंब कोशिका, या शुतुरमुर्ग के अंडे की, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है? ब्रोमीन, फास्फोरस, क्लोरीन और हीलियम। तो कौन सी होती है ये गैस, नहीं सॉरी अधातु? तो अधातु ये कौन सी होती है? ब्रोमीन होती है। ठीक है, ज्यादातर जो अधातुएं होती हैं वो कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में रहती हैं, लेकिन ये एक अकेली है ब्रोमीन, ये जो तरल अवस्था में रहती है। ठीक है, इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 35 होती है। चलिए, ध्वनि तरंगे होती हैं, जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं? तो अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्घ्य होते हैं, विद्युत चुंबकीय होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। कैसी तरंगे होती हैं? ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, 70 नंबर देखेंगे। WBC का कार्यकाल, जीवन काल जो है वो कितने दिन का होता है? कार्यकाल तो काम करने वाला होता है, जीवन काल जीने वाला होता है। तो WBC का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है? 2 से 5 दिन, 3 से 10 दिन, और 4 से 15 दिन, और 13 से 20 दिन। ठीक है, चलो तो यहाँ पे जो WBC का जो कार्यकाल है वो जीवन काल, WBC का जो जीवन काल है वो कितना होता है? तो इनका जो जीवन काल होता है वो 13 से 20 दिन का होता है। और RBC का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? तो RBC का जो जीवन काल है वो 20 से लेके 120 दिन का होता है। और जो श्वेत यानी कि WBC जो होती हैं, ये श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक है, ये मानव शरीर जो होता है हमारा, उसमें लिम्फ नोड या कह सकते हैं प्लीहा में स्थित होती हैं। इन्हीं को प्लीहा को जो है WBC का जो है शायद क्या बोलते हैं इसको, मृत की थैली बोलते हैं, कुछ ऐसे ही नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए, WBC का जीवन काल तो 13 से 20 दिन का होता है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? वायुमंडलीय हवा में पूछा जा रहा है, किसमें? वायुमंडलीय हवा में तो नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है ना, कितनी 78% है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है, बाकी जो और जो घटक बनते हैं वो लगभग 1% में है। चलिए 72 नंबर देखेंगे। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो मलेरिया रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। कृत्रिम वर्षा बीजारोपण का निर्माण के माध्यम से होता है? कोहरा, स्मोग, बर्फ या बादल? कृत्रिम वर्षा जो कराई जाती है वो ये पूछा जा रहा है किसकी वजह से होता है? तो ये बीजारोपण की वजह, बादल की वजह से होता है। बादल बनाए जाते हैं उसमें केमिकल डाल के। जो कृत्रिम वर्षा होती है वो बीजारोपण यानी कि क्लाउड सीडिंग, इसमें मौसम में बदलाव लाने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें बादलों के इच्छा अनुसार वर्षा कराई जा सकती है। इसके लिए एक होता है सिल्वर आयोडाइड या ठोस CO2 को विमानों द्वारा बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है और बाद में वो जो है वर्षा करा देते हैं। 74 नंबर देखेंगे। वायुमंडल में ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो आपको पता है हमारे वायुमंडल में 5 परतें हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये मंडल है। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से लेकर 10 किलोमीटर तक होता है। समताप मंडल 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक। फिर मध्य मंडल 150 से लेकर और 85 किलोमीटर है। फिर आयन मंडल जो है 85 से 640 और बहिर्मंडल 640 से लेके तो वो 10,000 किलोमीटर ऊपर तक। मध्य मंडल 50 से 85 होता है। ठीक है, तो उसने वायुमंडल में जो है ओजोन परत पूछा था। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो वो पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से बताती है, जो कि कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बना देती है, कैंसर बन जाता है उससे। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। सीसा जो है लेड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, किसका है? तो गैलेना का, मैग्नेटाइट का, पायरोलुसाइट का, सिडेराइट का। तो जो सीसा है यानी कि जिसको हम लोग लेड के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण जो घटक होता है वो अयस्क गैलेना का होता है। किसका होता है? गैलेना का, PbS जिसको बोलते हैं, PbS। ठीक है, जबकि जो मैग्नेटाइट है वो सिडेराइट लोहे के अयस्क एवं पायरोलुसाइट जो है वो मैग्नीज का अयस्क है। ठीक है, चलिए तो देखिए आज के क्वेश्चंस जीएस में बहुत ही जबरदस्त थे। आज की जो क्लास थी वो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अगर आपको लेवल अच्छा लगा हो आज का तो भाई बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।